तो आज पॉलिटिक में लेकर आए हैं राजभाषा के बारे में। तो आज पढ़ेंगे राजभाषा के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक पंचायती राज एवं नगरपालिका के बारे में, पंचायती राज और नगरपालिका के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं राजभाषा। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा का गठन कब हुआ था। तो 344 के अंतर्गत जो राजभाषा का आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो वह किए थे बीजी खेर ने किए थे। आगे देखिए 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिससे उसकी संख्या बढ़कर कितना हो गया है, तो वह 22 हो गया है। तो कब जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़ा गया था, 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन। कितनी भाषा हो गया था, तो 22 भाषा हो गया था। आगे देखिए कि संविधान में 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित 22 भाषा है कौन कौन सा है, तो पहला देखिए कि असमिया, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पाँचवा कन्नड़, छठा क्या है, तो कश्मीरी, सातवां है कोकन या कोकनी भी कह सकते हैं, और 8वां है मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो ये जो 22 भाषा है यह किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। आगे की संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिकता स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, तो वह है अनुच्छेद 350 के क में। किसमें है, अनुच्छेद 350 के क में है। आगे की मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था, तो मैथिली को कब किया गया था, तो 2003 में किया गया था। 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक। किसका, तो नमक से न से हो जाएगा नेपाली, क से हो जाएगा कोंकणी और म से हो जाएगा मणिपुरी। तो नमक को कब जोड़ा गया था, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इसको याद रखिएगा नमक से। आगे की उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उत्तराखंड का द्वितीय राजभाषा जो है क्या है, संस्कृत है। उत्तराखंड का द्वितीय राजभाषा क्या है, तो संस्कृत है। आगे की राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है वह है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। आप देखिए कि अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो कौन कौन सा है, तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़ीसा। तो तमिल को कब जोड़ा गया था, तो 2004 में। जबकि संस्कृत को कब जोड़ा गया था, 2005 में। तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, जबकि उड़िया को 2014 में जोड़ा गया था। याद रखेगा। आगे की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जैसे कि 343 क्या है, तो संघ की राजभाषा जो परिभाषित है वह कहाँ है, तो 343 में। जबकि राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 344 में मिलता है। संघ का पूछेगा तो 343 और राजभाषा पूछेगा तो 344 हो जाएगा। आगे क्षेत्रीय भाषा जो है राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं जो है किस अनुच्छेद में है, तो 345 में है। किसमें, 345 अनुच्छेद में है। और एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा जो है वर्णित है वह किसमें है, तो अनुच्छेद 346 में। किसमें, 346 में है। आगे की किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 347 में। किसमें, अनुच्छेद 347 में है। आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा जो है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में से यानी में साथ ही अधिकारों एवं विधेयकों को प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 348 में है। जबकि भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो किसमें है, तो अनुच्छेद 349 में है। आगे देखिए कि विशेष विनिर्देश जैसे कि शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा जो है है अनुच्छेद 350 में। किसमें, 350 में। जबकि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा जो है तो किसमें, तो अनुच्छेद 350 के ए में है। आगे की भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार जो है अनुच्छेद 350 के बी में। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार जो है किसमें है, तो अनुच्छेद 350 के बी में है। आगे की हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देशन जो किया गया है किसमें है, तो अनुच्छेद 351 में है। आगे की वर्ष 1997 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो वह किया गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में गठित की गई थी। आगे की भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है, तो वह संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। कितना हो सकता है, 2/3 बहुमत से हो सकता है।
आगे की सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। आगे की संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो पहला जो है वह हिंदी है, जबकि दूसरा है बंगाल या बंगला है। आगे देखिए कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो 4 भाषाओं हैं उसको कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने होंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आगे कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो वह राज सूची का विषय है। पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। आगे संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो वह 11वां अनुसूची में है। आगे की पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय जो लिया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आगे की भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित की गई है? तो वह किया गया है 29 विषय। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। आगे के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। आगे की पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो पंचायत चुनाव जो होता है प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। पंचायत चुनाव जो है कितने अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। आगे की किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। इसमें किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया किसको? पंचायतों को। आगे की राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे की भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। इसका डेट भी याद रखेगा और जिला भी याद रखेगा। आगे की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था त्रिस्तरीय। आगे की अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो वह क्या था? द्वितीय स्तरीय, यानी द्विस्तरीय जो किया था अशोक मेहता समिति, जबकि त्रिस्तरीय किए थे बलवंत राय मेहता समिति। आगे की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1993 में। कह रहा है पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में किया गया था। आगे की पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो वह किया गया था भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, जैसे बलवंत राय लाए थे त्रिस्तरीय, जबकि अशोक मेहता समिति लाए थे द्विस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता जो लाए थे समिति वह कब लाए थे? तो वह 1957 में, जबकि अशोक मेहता समिति कब आया था? तो 1977 में। और जीबी के राव समिति कब आया था? तो 1985 में, जबकि LM सिंधवी समिति जो आया था 1986 में। और संथामन समिति जो आया था 1962 में। और सादिक अली समिति जो आया था वह 1964 में। तो याद रखिएगा डेट। आगे की पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि किस समिति द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था LM सिंधवी समिति के द्वारा किया गया था। आगे की किन राज्यों में पंचायती समिति यानी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी कार्यारोपण की शक्ति दी गई है? तो वह दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। आगे की ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो वह है प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे देखिए पंचायत राज का प्रावधान लक्ष्य ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। आगे की यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो वह 6 माह के भीतर, यानी 6 माह के भीतर ही निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा अगर पंचायत भंग होगा तो। आगे की पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है। आगे की अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किस शक्ति का प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है राज्य विधान मंडलों के द्वारा प्रदान किया गया है। आगे की
तीन स्तरीय या त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस राज्यों में यानी किन राज्यों में किया जाता है, तो वह 20 लाख से अधिक आबादी वाला या 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य रहेगा उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाएगा। आगे देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, इनमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय को रखा गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय को रखा गया है, तो 29 विषय को रखा गया है। इस सूची को यानी इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया है, 1992 में जोड़ा गया है। जबकि 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषयों को रखा गया है। 12वीं अनुसूची में कितना रखा गया है, तो 18 विषय को, जबकि 11वीं अनुसूची में 29 विषय को, याद रखेगा। इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। दोनों को 1992 में जोड़ा गया है, लेकिन एक 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 243 के 6 से लेकर किसमें है, 6 में है। और आगे है कि 12वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 243 के ब में है। आगे 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में जो है कितना परसेंट आरक्षित किया गया है, तो 33% आरक्षण दिया गया है। आगे देखिए कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, जैसे कि एक स्तरीय जो ग्राम पंचायत है कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में है, तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में है। एक स्तरीय जो है ग्राम पंचायत है कहाँ कहाँ है, तो वह केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में है। तो एक स्तरीय में क्या आता है, तो ग्राम पंचायत आता है। जबकि 2 स्तरीय में क्या क्या आता है, तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति आता है। तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो है किस किस राज्य में है, तो असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा में है। असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा में क्या है, तो 2 स्तरीय पंचायती राज है। जबकि 3 स्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ है, तो 3 स्तरीय में क्या क्या आता है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। तो ये किस किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो जहाँ 20 लाख से अधिक जनसंख्या रहेगा वहाँ क्या है, त्रिस्तरीय है। तो त्रिस्तरीय में क्या क्या आता है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। कौन कौन सा राज्य में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में है। जबकि 4 स्तरीय पंचायती राज जो है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो ग्राम पंचायत तो सभी में रहेगा, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद और जिला परिषद रहता है। ये केवल पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 4 स्तरीय कहाँ है, केवल पश्चिम बंगाल में है। जबकि 1 स्तरीय कहाँ है, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में है। 2 स्तरीय कहाँ है, असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा में है। और 3 स्तरीय कहाँ है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। 3 स्तरीय कौन लाए थे, तो बलवंत राय मेहता। जबकि 2 स्तरीय कौन लाए थे, अशोक मेहता। आगे की गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषदों का कार्यरत करता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है, 1/3 भाग है। आगे की 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो देश में सतत एवं जीवंत पंचायत एवं संस्थाओं का स्थापना करना होता है। आगे की भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, तो वह किया गया है केरल में। आगे की अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं किया गया है। आगे देखिए किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित होने सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुष्टि यानी राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। आगे की नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। आगे 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, तो वह स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। कौन सा 73वां संविधान संशोधन। आगे की राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो वह किया गया है अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत किया गया है। आगे की पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं, तो वह चुना जाता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन, पंचायत समिति। आगे देखिए कि किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
कह रहा है किसी भी बीपीएल परिवार के जो रहेगा वयस्क सदस्य रहेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का योग उसे प्राप्त होगा। आगे की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा कहते हैं में योजना बनाने संपादन करने की क्रियावंत का उत्तराधित्व किसके है यानी किसके पास होता है, तो वह होता है ग्राम पंचायतों के पास होता है। आगे की भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, भारत के कह रहा है किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो वह है आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद, जैसे कि समिति का नाम है और उसके बाद अध्यक्ष कौन थे और कब आया था। पहला है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित स्टॉक फोर्स यानी कार्य दल, तो कौन थे अध्यक्ष, ललित माथुर थे। कब आया था, 2001 में आया था। आगे की निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह जो आया था, कब आया था, 2005 में। किसकी अध्यक्षता में आया था, तो बी रामचंद्रन की अध्यक्षता में आया था। आगे की जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने वाली कार्य दल कब आया था, तो वह आया था 2008 में। किसकी अध्यक्षता में आया था, तो श्रीमती राजबंद संधू के समिति में आया था। आगे की DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए जो गठित समिति आया था, कब आया था, 2010 में आया था। तो इसकी अध्यक्षता भी कौन किए थे, तो बी रामचंद्रन ने किए थे। आगे की आम वस्तुएं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति जो आया था, कब आया था, तो यह 2012 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मणिक शंकर अय्यर थे। आगे देखिए कि नगर पालिकाओं को ब्राह्मी अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान होता है। यानी कि ब्राह्मी अनुसूची में जो 18 विषय हैं इसमें विधि बनाने की शक्ति किसके पास होता है, तो वह नगर पालिका के पास होता है। तो आज हम पढ़े पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में, और उससे पहले पढ़े थे तो राजभाषा के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।